आवाज़ आ रही? लाइव है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वो फिर आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ले जनाब, हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारा हो गया पार्टनरशिप एक्ट। क्या रह गया है? नेगोशिएबल और क्राइमिंग बेस्ड चैप्टर्स। क्राइमिंग बेस्ड चैप्टर्स हमारा आज का टारगेट है और कल हम लोग करेंगे नेगोशिएबल। तो वी हैव 3 चैप्टर्स, मसला 16, 17 और 18। बैठ जाओ, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। 16, 17 और 18 चैप्टर्स 3 है, टॉपिक्स 6 हैं। 3 चैप्टर्स के अंदर 6 टॉपिक्स हैं और यहाँ से ICAP ने हमेशा ही क्राइमिंग टेस्ट करनी है, क्योंकि उसके पास लॉजिक टेस्ट करने का मार्जिन ही नहीं है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से वो कुछ हद तक लॉजिकल सवाल बना सके। एक छोटा सा एरिया है, अगर मैं आपको सामने रखूं जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ना ये रूल्स लिखे हुए हैं, प्रोविजंस। यहाँ से शायद वो कभी कोई सिनेरियो टाइप बना ले कि ये बंदा है, ये बंदा वहाँ पे गया, इसने ये वाला केस किया, तो बताइए क्या होगा। तो यू कैन से सेमी लॉजिकल क्वेश्चन, मगर बैक एंड पे क्राइमिंग ही काम कर रही होगी। तो मोस्टली डेफिनेशंस कवर होती हैं। और आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 को सबसे पहले देखते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। हर चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर या हर टॉपिक के स्टार्ट के ऊपर ना उसने कुछ तमहीद बांधी हुई है। ये कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि ये एक्ट कब आया, इसका क्या पर्पस था, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ। ये सारी बातें इनको याद नहीं करना। जिस तरह यहाँ पे भी मेंशन है, उसके बाद इसकी अलग से मेंशन है। हर एक के साथ उसने कुछ बुनियादी बातें की हैं जो कि याद करने वाली नहीं है। याद क्या करना है या क्राइम क्या करना है? डेफिनेशंस, ये वाली हो गई, ये हो गया, पनिशमेंट्स हो गई, पेनल्टीज हो गई, इस तरह की बातें हम लोगों ने देखनी है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये 2 वर्ड हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग और एक एंटी। एंटी कहते हैं अगेंस्ट, ऐसा लॉ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट आया है। तो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? क्या हो गया मनी लॉन्ड्रिंग? इल्लीगल काम करके पैसे कमाना, इल्लीगल काम करके जो पैसे आए हैं उनसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना, इल्लीगल पैसों का ट्रांसफ़र, इल्लीगल तरीके से आए हुए पैसे को छुपा के रखना, अचानक से कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करना जो कि आपके स्कोप से बाहर है। उसके पीछे पर्पस क्या है? टू अर्न मनी थ्रू इल्लीगल वेज, अनलॉफुल वेज। तो उसको रोकने के लिए जो एक्ट आता है दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग इज एन इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई भी ऐसा काम जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अगेंस्ट है, वो काम करके अगर आप कोई पैसा अर्न कर रहे हैं तो दैट इज इलीगल वे ऑफ जनरेटिंग मनी। इलीगल काम कौन कौन से हो सकते हैं? उसने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग और टैक्स इवेजन। इसके अलावा बहुत सारी हैं, ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपको ऐसा लगेगा कि पैसा एक वैलिड सोर्स से आ रहा है। भाई पैसा बैंक ट्रांसफर हुआ है, तो बैंक ट्रांसफर तो एक वैलिड सोर्स है, मगर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस। इस केस में भी ये होगा, एक बंदा ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलेगी, मगर पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? अनलॉफुल। मनी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड डर्टी एंड उसका वो प्रोसेस जो कि उसको साफ कर दे कहलाता है लॉन्ड्री या लॉन्डर। आपने सुना होगा कपड़े लॉन्ड्री के लिए जाते हैं, तो कपड़े साफ होने के लिए जाते हैं, गंदे कपड़े। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स जब बनाए गए तो इनको इम्प्लीमेंट किया गया तमाम तर बिजनेसेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और इवन कंट्रीज के ऊपर
कि वो अपने अपने मुल्क से टेररिस्ट फाइनेंसिंग ख़त्म कर सके। बेसिकली जब ये एक्ट आया था तो उसका मेन फोकस था ऑन टेररिस्ट फंडिंग, जब मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब थे, जब टेररिस्ट के पास पैसा कहाँ से आ रहा था कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो ये एक्ट उस वक्त लाया गया था। बट अब इसकी कामयाबी के बाद ये लॉ अब डिफरेंट फाइनेंशियल इदारों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया ताकि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोक सकें, टैक्स एवेजन को रोक सकें, और इसके अलावा और जो जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर जो इसका रेलेवेंट लॉ काम कर रहा है दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। AML लॉज डिस्करेज करते हैं क्रिमिनल्स को और उनके लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं कि उन्होंने अब ज़्यादा एफर्ट करके इलीगल वे से काम करना है, अदरवाइज ये एक्ट उनको पकड़ लेगा। तो जो ये रेगुलेशंस हैं ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं? तमाम तर फाइनेंशियल इदारों के ऊपर, FBR के ऊपर, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेसेस हैं, पूरी कंट्री, इवन स्टेट बैंक ने अपने तमाम बैंक्स को एक ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने हमेशा चाको चौबंद रहना है। किसी भी टाइम पर अगर आपको लगता है कि एक बंदे के अकाउंट में पैसे एकदम से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गए हैं तो आपने उसके ऊपर रखनी है कड़ी नज़र और फ़ौरन से हमें इन्फॉर्म करना है कि नॉर्मली इस बंदे के अकाउंट में 1000 रुपये आता था, 2000 रुपये आता था, 10,000 रुपये आता था, सैलरी आती थी, एकदम से करोड़ों की ट्रांजैक्शन कैसे आनी शुरू हो गई, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो स्टेट बैंक ने अब एक थ्रेशोल्ड लगा लिया कि अगर इस अमाउंट से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी, वेरी करता है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, तो फ़ौरन से सिस्टम एक अलर्ट जनरेट करेगा और ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी इदारों तक। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग? वो कहता है कि एक बंदा उस वक्त गिल्टी माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का जब वो पैसा एक्वायर करे थ्रू अ क्रिमिनल एक्टिविटी। पैसा मींस प्रोसीड्स। कौन से प्रोसीड्स? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। हर वो प्रॉपर्टी हासिल करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी एक इंसान अगर कोई प्रॉपर्टी अर्न करता है, कोई कैश अर्न करता है थ्रू अ प्रेडिकेट ऑफेंस या फॉरेन सीरियस ऑफेंस, तो 3 वर्ड्स हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसका मतलब है पैसा आना या कोई प्रॉपर्टी आना, कोई भी एसेट आना। कैसे आ रहा है? थ्रू अ प्रेडिकेट ऑफेंस या फॉरेन सीरियस ऑफेंस। अभी 2 वर्ड्स हैं, एक प्रेडिकेट ऑफेंस और एक फॉरेन सीरियस ऑफेंस। सर, प्रेडिकेट ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जो कि इसी एक्ट के स्केड्यूल 1 के अंदर तमाम तर एक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है, यानी कि तमाम तर जो ऑफेंसेस हैं उसकी एक लिस्ट मौजूद है। कहाँ पे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के स्केड्यूल 1 में, और ये स्केड्यूल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। और अगर ये सेम ऑफेंस पाकिस्तान में नहीं हो रहा, किसी और कंट्री में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन सीरियस ऑफेंस। तो अगर प्रेडिकेट ऑफेंस हो रहा है या फॉरेन सीरियस ऑफेंस हो रहा है, उससे हासिल करदे पैसे या हासिल करदा प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज कॉल्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब जब आपको इस वर्ड का पता चल गया तो ये डेफिनेशन अब आपके लिए आसान है। अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वो कहता है कि एक बंदा गिल्टी माना जाएगा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कब? जब वो इंसान प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आए हुए पैसे के मुताबिक किसी भी चीज को एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, चेंज करवा रहा है, पोजेस कर रहा है, यूज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जानते हुए या ना जानते हुए कि ये पैसा कहां से आया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया। तो एक्वायर कर ले, कन्वर्ट कर ले, पोजेस कर ले, यूज कर ले या ट्रांसफर कर ले। ACPUT, एक्टपुट, ACPUT, एक्वायर, कन्वर्ट, पोजेस, यूज और ट्रांसफर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंग और हैविंग रीजंस टू बिलीव, ये जानते हुए कि जो पैसा मेरा है ये किसके थ्रू आया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। एंड व्हाट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? अभी हम पढ़ के आए हैं, पैसा आया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू अ प्रेडिकेट या फॉरेन सीरियस ऑफेंस। तो पहला क्या है
किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, कन्वर्ट करना, पोजेस करना, यूज करना और ट्रांसफर करना, ACPUT। सेकेंड, प्रॉपर्टी जो आपने हासिल किया थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसको कंसील करना, छुपा देना, डिसगाइज कर देना, उसकी शक्ल बदल देना। क्या चीज बदलनी है? ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की असल हालत, उसका ओरिजिन। एक गाड़ी लेट्स सपोज पेशावर में खड़ी हुई है, उसको उठा के कहां पे ले आए? लाहौर में ले आए। तो उसकी हालत बदल देना, उसका चेसिस नंबर चेंज कर देना, ओरिजिन चेंज कर देना, लोकेशन बदल देना, उसकी मूवमेंट चेंज कर देना, डिस्पोज कर देना और उसकी ओनरशिप बदल देना। कंसील या डिसगाइज। तो यहां पे आप CD यूज कर सकते हैं, कंसील और डिसगाइज। क्या क्या है? NOLDMO, नॉल्डमो। आप कोई भी लगा सकते हैं, नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप। उसके बाद अगर आपने खुद या किसी के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा अपने पास संभाल के रखा हुआ है और आपको पता है कि ये पैसा किसके थ्रू आया है? क्राइम से आया है, तो आप और वो दोनों ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पाए जाएंगे। अगर किसी ने आपके पास वो पैसा रखवाया, आपके दोस्त ने आपको पैसा दिया और कहा कि ये पैसा संभाल के रख लो, अब आपको पता है कि आपका दोस्त इतना अमीर तो है नहीं, ये पैसा इसके पास कहाँ से आया है, एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि आपका दोस्त गैर इखलाकी कामों में शुमार करता है, वो इलीगल काम करता है, तो उस केस के अंदर भी ये पैसा जो आप संभाल के बैठे हुए हैं, दैट इज थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और आप भी शामिल होंगे इन मनी लॉन्ड्रिंग। फिर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को कंस्पायर कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उभार रहे हैं कि भाई जाओ, उसकी हेल्प कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं, कि तो आपने सारे सिनोनिम्स इकट्ठे कर दिए ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। हालांकि देखा जाए तो सबका मतलब एक ही है, एसोसिएट करना, साथ देना, कंस्पायर करना, किसी को मोटिवेट करना, कमिट करना, खुद से एक्ट करना। अच्छा, कमिट भी या अटेम्प्ट टू कमिट, एड करना, मदद करना, अबेट्स हेल्प करना, फैसिलिटेट भी हेल्प होता है, काउंसल भी हेल्प होता है। तो इनमें से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये डेफिनेशन ICAP ने एक दफा पूछी हुई है। जब पहले टाइम ये सारे एरियाज को टेस्ट करना था तो ICAP ने इस डेफिनेशन के ऊपर बहुत फोकस किया था। तो ये अगेन आ सकती है क्योंकि ये बहुत टाइम पहले उसने टेस्ट की है। मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ पनिशमेंट्स भी हैं। इंसान के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है। इंसान के लिए क्या है कि उसको कम से कम 1 साल की और मैक्सिमम 10 साल की कैद होगी विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। व्हाट इज रिगरस? रिगरस किसे कहेंगे? कैद बामुशक्कत। जज भाई जो है वो हथौड़ा मार के बोलेंगे कि तुम्हें 6 साल की या 10 साल की कैद बामुशक्कत दी जाती है, जिसमें वो सिर्फ जेल में सलाखों के पीछे नहीं होता, वहाँ पे काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल चक्की पीसता है, वहाँ की सफाइयाँ करवाते हैं, उससे मजदूरियाँ करवाते हैं, पत्थर तुड़वाते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स। और कौन सी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और इसके साथ साथ मैक्सिमम 25 मिलियन तक का फाइन भी उस पर पड़ेगा। मैक्सिमम 25 मिलियन का फाइन भी पड़ेगा। और यहां पे वर्ड कौन सा है? एंड। इसका मतलब है कि ये तीनों इकट्ठी मिलेंगी। तो कम से कम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल की कैद, 25 मिलियन तक का फाइन, एंड जो प्रॉपर्टी उसने हासिल की थी वो उसको रिटर्न करनी पड़ेगी, वो उसको विड्रॉ करनी पड़ेगी, वो उसको फॉरफीचर करनी पड़ेगी। और अगर उसने वो प्रॉपर्टी अपनी बेच दी है फिर क्या होगा? बेच के जो पैसा आया होगा वो पैसा रिटर्न करना होगा। तो अगर उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की वो साथ में जमा करवानी पड़ेगी उसे। ये है इंसान के लिए। और अगर एक पूरी की पूरी कंपनी ही काम कर रही है तो कंपनी तो अपनी सजा देगी। कंपनी में काम करने वाले इंसान ये भुगतेंगे। तो कंपनी फाइन देगी मैक्सिमम ऑफ 100 मिलियन।
और जहां पे कंपनी कॉन्ट्रावीन कर रही है, जहां पे कंपनी के ऊपर इल्जाम है, तो कंपनी में काम करने वाले तमाम तरह रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिसर, उन पे ये तमाम पनिशमेंट्स क्या हैं, लायबल हैं। इंसानों पे ये बढ़ेंगी और कंपनी अलग से मैक्सिमम का 100 मिलियन फाइन दे रही होगी। एक एक रिस्पॉन्सिबल बंदा ये सारा का सारा फाइन पे आउट करेगा। हर डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय जिसको गिल्टी करार दे दिया लॉ ने, वो ये अलग से भरेगा और कंपनी अलग से 100 मिलियन का फाइन दे रही होगी। फिर एक डेफिनेशन आती है तकलीफ जैसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन होते हैं ये? बैंक हो गया या बैंक जैसे इदारे, जिस तरह नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो फाइनेंस में काम करती हैं मगर वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं होती हैं, तो वो भी क्या कहलाती हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो कहता है कि आपको शायद नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब क्या है? हर वो कंपनी जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, हर वो कंपनी जो कि पैसे को उधार देती है, लेंडिंग करती है, हर वो कंपनी जो कि फाइनेंशियल लीजिंग करती है, चीज़ों को लीज पर देती है, कस्टमर देती है, हर वो कंपनी जो कि पैसे को ट्रांसफ़र करती है, हर वो कंपनी जो कि हेल्प करती है आपकी पेमेंट्स में, आपको डेबिट कार्ड इशू करती है, क्रेडिट कार्ड इशू करके देती है, चेक बना के देती है, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मनी, गारंटियाँ देती है, हर वो इदारा जो कि ट्रेड करता है मनी मार्केट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर, इन अल्फाजों की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूछेगा तो 5-7 नंबर के लिए बस डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा एज इट इज़। समझ आ गई है तो एक दफ़ा याद कर लें। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रामर। इसके अंदर घुस के अल्फाजों के पीछे पढ़ के लॉजिक में उतरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए कमोडिटीज़ क्या क्या होती हैं, या बताएं बैंक ड्राफ्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इशू किए जाएंगे एज पर दिस एक्ट। तो ये डेफिनेशन आपने वंस एंड फॉर ऑल क्रैम करके अपने पास संभाल लेनी है, ताकि एक दफ़ा की आपको तकलीफ हो, मगर अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको उठा के एज इट इज़ लिख सकें। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मैं फिर से आपको बता दूं, पहले पेज के ऊपर डेफिनेशन है, ये आनी चाहिए। ये याद नहीं करना, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना। हाँ, कुछ अगर याद करने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो आखिरी लाइन देख लें, AML regulations also require financial institutions to monitor customers transaction and report on suspicious fraudulent activity। वो अपने कस्टमर्स को ट्रैक करते रहते हैं। और यहीं से उसको याद आया कि शायद बच्चों को इस वर्ड के बारे में पता ना हो, तो उसने पूरी डेफिनेशन आपके हवाले कर दी कि जनाब डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन दिस ऑफेंस, शायद इस दफ़ा यहाँ से सवाल आ जाए, और उसके बाद इसकी पनिशमेंट, जो चीज़ें याद करने वाली हैं। अगर हम देखें अभी तक के आए हुए पास पेपर्स को, तो जनाब S22 में 5 नंबर के लिए आया था कि बताएं कब एक बंदा लायबल होगा फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, यानी कि डेफिनेशन गिल्टी वाली, और डिस्कस करें पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो गिल्टी साबित हो जाए तो क्या मांग रहा है उसकी पनिशमेंट्स। तो डेफिनेशन पूछी और पनिशमेंट पूछी फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स। और ये कब आया था सवाल? S22 में। उसके बाद से लेके अभी तक ये सवाल रिपीट नहीं हुआ, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपकी अटेम्प्ट के अंदर दोबारा से वो सेम सवाल निकाल के ले आए, क्योंकि रिसेंट जो सवाल आया ना, वो उसने ये डेफिनेशन पूछी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो रिसेंटली आया। तो इस चैप्टर में से अब क्या रह गया पूछने वाला? ये और ये ऑफेंस। तो शायद वो कंपनी के पूछ ले। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, कभी आप लोगों ने पेमेंट की हो थ्रू मोबाइल ऐप, बैंकिंग चैनल्स की, इजी पैसा किया हो, जैस कैश किया हो, हर वो पेमेंट जिसमें इंसान शामिल नहीं है, हर वो पेमेंट जिसमें इंसानी एक्टिविटी
फिजिकल आपको चल के बैंक नहीं जाना, फिजिकल आपको कैश नहीं देना, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। मुझे बिल पे करना है और मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने मोबाइल निकाला, वहाँ से बिल देखा, अमाउंट देखी, पे कर दिया, विद इन 5 मिनट्स द होल प्रोसेस इज डन। अदरवाइज़ क्या होता, मैं उठता, बिल पकड़ता, मेरा किराया लगता, उधर पहुंचता, लाइनों में खड़े होता, फिर वहाँ में जाके मज़ीद बहस करता, उनको पैसे पे करता, वो अपना टाइम लेते, बिल काट के देते, फिर मैं वापस आता, फिर आके अपना काम करता। तो ये सारी एक्टिविटी कम से कम 2 घंटों की थी। मगर अब क्या है, विद दिस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैंने बैठे बैठे विद इन 5 मिनट्स ये सारी पेमेंट कर दी। मगर क्या हर कंपनी ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स अपना शुरू कर सकती है? लॉ कहता है नहीं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो फुलफिल कर लो तो तुम भी एक अपना सेटअप बना सकते हो। क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुम बनाओ अपना एक पेमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि तुम डेवलप करो, एक ऐसी ऐप बनाओ जो कि किसके लिए इस्तेमाल होती हो? पेमेंट के लिए इस्तेमाल होती हो। मगर इस पेमेंट सिस्टम को तुम सिर्फ अपने हद तक यूज करोगे एज अ प्रोटोटाइप, एज अ मॉडल। हम आके उसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि क्या उसमें तमाम चीज़ें ओके हैं। जब हम उस पर ओके की स्टैंप लगा देंगे तो हम उस पेमेंट सिस्टम का नाम चेंज करके क्या कह देंगे? डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो वो पीएस बदल के क्या हो जाएगा? डीपीएस। तो ये कब होगा? स्टेट बैंक डेजिग्नेट करेगा कि ये एक पेमेंट सिस्टम जो था, अब ये बदल के क्या हो गया है? डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय अ रिटन ऑर्डर। यानी कि एक ऐसा ऑर्डर जिसको लिखा जाएगा। स्टेट बैंक पहले कुछ चीज़ें वेरीफाई करेगा, जब उसको नज़र आ गया कि तुम्हारी कंपनी की जो प्रेमिसेस है वो ठीक है, जो तुम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो ठीक है, जो मशीनरी वो ठीक है, ऑपरेटर्स ठीक है, बुक्स ठीक से तुम लोग बना रहे हो, तमाम द डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन सब कुछ ओके है, तो तब वो ठप्पा लगा देगा कि भाई आज से तुम्हारा पेमेंट सिस्टम को मैं क्या कहूँगा? डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो ये पीएस विल चेंज इनटू डीपीएस। मगर क्या कभी स्टेट बैंक अपने इस फैसले को वापस भी लेगा? क्या वो रिवोक कर सकता है? वो बिल्कुल कर सकता है। कब? जब डीपीएस सही से काम ना कर रहा हो, जब डीपीएस वालों ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी शुरू में, जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे शुरू में, वो सारे के सारे फॉल्स हो, मिसलीडिंग हो और इसमें चीज़ें सही से ना शो कर रही हूं। ऑपरेटर कौन है? जो उसको चला रहा है। ऑपरेटर इज जो उसको चला रहा है। ऑपरेटर ने उस डीपीएस के अंदर सही से काम नहीं किया, वो इंटेग्रिटी अपनी लूज कर गया है। ऑपरेटर जो है वो खुद बाउंड अप हो रहा है, वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास अब पैसे नहीं है। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि स्टेट बैंक ने लगाई थी उसकी खिलाफ वर्जी की, कॉन्ट्रवेंशन में आ गई, या स्टेट बैंक को लगता है कि भाई अवाम के मुफाद में इसको ख़त्म कर देना ही ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे डीपीएस चल रहे हैं। एक तो हर बैंक का अपना है, उसके बाद जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, सादा पे, ज़िंदगी ऐप और पता नहीं वो बहुत सारे हैं, मगर कॉमन यही है। तो ये क्या है? बेसिकली दिस इज अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। एक दफा फिर से देख लेते हैं। स्टेट बैंक डेजिग्नेट करेगा पीएस को एज अ डीपीएस थ्रू अ रिटन ऑर्डर, और ये कब करेगा? जब उसको लगेगा कि ये अवाम के मुफाद में है। और करने से पहले वो आके इंस्पेक्ट करेगा प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑपरेटर्स, किताबें और तमाम तरह अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। क्या वो रिवोक कर सकता है? अगेन अब ये एरिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोकेशन, जहां जहां पे आपको लिस्ट मिलती है ना, जहां जहां पे आपको लिस्ट मिलती है, वो वाला एरिया हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अगेन वो पूछ सकता है कि बताइए स्टेट बैंक कब कब कैसे कैसे रिवोक कर सकता है।
तो ये सारी बातें आपने उठा के लिख देनी है। फिर द स्टेट बैंक शैल नॉट रिवोक अ डेजिग्नेशन विदाउट गिविंग द ऑपरेटर ऑफ द डीपीएस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि उसको पहले सुना जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी। अगर स्टेट बैंक को लगता है कि भाई इसकी बात में दम है तो एकदम से बंद नहीं करता, उसको सस्पेंड कर देता है, कैंसिल नहीं करेगा, क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, जब तक फाइनल ऑर्डर इशू नहीं होता। तो क्या उस बंदे ने भी कोई काम करना है, उस ऑपरेटर ने भी कोई काम करना है, क्या उसके कोई ऑपरेशन अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है, देख लेते हैं। जिम्मेदारी क्या है उस बंदे की कि उसने रूल्स बनाने हैं, उसने प्रोसीजर्स बनानी है तमाम तर राइट्स और लायबिलिटीज के, किसके, ऑपरेटर के और उसके कस्टमर के, उसके पार्टिसिपेंट्स के, जिन्होंने उसकी कंपनी में पैसा डाला है, जिन्होंने उसकी ऐप में पैसा अपना क्रेडिट किया। उसका रिस्क मॉनिटर करेगा, उसका रिस्क देखेगा कि अपनी ऐप कितनी उसकी सिक्योर है। ये तो नहीं है कि उसकी ऐप के अंदर से चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, या वो ऐप एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, कोई भी उसमें हैक करके पैसे निकाल के जा सकता है। तो ये इसकी जिम्मेदारी है तमाम तर रूल्स और सेटलमेंट्स बनाना, तमाम तर कंट्रोल्स मेजर्स लेगा अपने कस्टमर की और अपनी मैनेजमेंट की क्रेडिट, लिक्विडिटी और सेटलमेंट को चेक करेगा, रिस्क वगैरह को चेक करेगा और पेमेंट इंस्ट्रक्शन मॉडल बनाएगा कि कब आप कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं, 20,000 की लिमिट है, डेली बेस की क्या लिमिट है, मंथली की क्या लिमिट है, ईयरली की क्या लिमिट है, ताकि लोग इसका नाजायज फायदा उठाना ना शुरू कर दें। करोड़ों की ट्रांजैक्शन बैंकों से बचा के इसके थ्रू होनी शुरू हो जाए, ताकि वो अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको यहां से पाक साफ करना शुरू कर दें। क्राइटेरिया बनाएगा फॉर पार्टिसिपेशन, हर कस्टमर को एक क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। मेजर्स लेगा अपनी ऐप की सिक्योरिटी, सेफ्टी और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी के लिए। आईकैट ने यह सवाल गालिबन 2 दफा पूछा, गालिबन 2 दफा उसने ऑपरेशन अरेंजमेंट से सवाल निकाला है। इससे ऊपर जो उसने तमीद बांधी है, अ पेमेंट सिस्टम इज एनी सिस्टम यूज्ड टू सेटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू ट्रांसफर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। जो आप पैसे डालते हैं अपनी ऐप के अंदर, क्या ऐप से वो पैसे कैश के फॉर्म में बाहर आते हैं? नहीं, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। आपने बैंक को कहा कि ये रहा 1000 रुपया मेरी ऐप में डाल दो, अब आपकी ऐप के अंदर उस 1000 रुपये की क्या है, एक मॉनेटरी वैल्यू। आप भी समझें कि वो 1000 यूनिट्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आपने चीज़ें परचेज करनी है। दिस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, पीपल्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजीज टू मेक द एक्सचेंज पॉसिबल। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, विद इन सेम या विद इन डिफरेंट बैंक, आप अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आप अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंकिंग स्टाफ तो बीच में नहीं आएगा। आपने अपना पैसा रूट किया है थ्रू द बैंकिंग चैनल्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। पाकिस्तान में जो लॉ काम कर रहा है दैट इज पेमेंट सिस्टम एंड फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। ऊपर एक डेफिनेशन थी तकलीफ दे, कौन सी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। नीचे कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक फंड। पैसा ट्रांसफर हुआ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, एटीएम, टेलीफोन, कंप्यूटर, टेप, मैग्नेटिक डिवाइस, जिससे आपने ऑर्डर किया, इंस्ट्रक्ट किया या ऑथराइज किया किसी भी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इदारे को, किसी और कंपनी को कि भाई मेरी मॉनेटरी वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया जाए, उसकी वैल्यू को आगे से आगे पहुंचा दिया जाए थ्रू द अंडरटेकिंग। जब आपने ऐप डाउनलोड की, जब आपने ऐप साइन अप की, तो वहां से आपसे साइन वगैरह मांगता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एंड स्टेट बैंक इसके अगेंस्ट कोई भी रूल्स वगैरह सेटअप कर सकता है। तो अगेन ये डेफिनेशन आपने उठा के क्रैम कर लेनी है। जब आप इसको जालिम
जी, जब आप इसको तैयार कर लेना तो ये उसकी एक आसान वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जब आप इस डेफिनेशन को सही से तैयार कर लेंगे तो आप इसको सही से कवर अप कर सकते हैं। ऑपरेटर कौन है हमें पता चल गया है, वो बंदा जिसको ऑथराइज किया किसने, स्टेट बैंक ने, कि वो डीपीएस चला सकता है। आई कैप ने अभी तक क्या पूछा जनाब, ऑटम 22 में पूछा आइडेंटिफाई करें ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स, यानी कि 4 नंबर के लिए उसने ये बातें पूछी हैं। स्प्रिंग 23 में उसने कहा बताओ कब कब स्टेट बैंक उसको रिवोक कर सकता है, यानी कि रेवोकेशन वाले पॉइंट्स पूछ लिए। और रिसेंटली भी उसने यही सवाल रिपीट किया है, ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स, मेरा ख्याल से था, चेक कर लेते हैं। हमने कौन सा दूर का सफ़र तय करना है, उससे दूर का सफ़र तो है, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था ना गालबन, इसी के थ्रू होता है, इसी के थ्रू आती है, मगर पाकिस्तान में बैन है। हो गया हाँ, 2 सवाल ही थे, इदारा और अच्छा हाँ 4 पावर्स पूछी हैं, ठीक है, ऑफ आर्बिट्रेटर। तो अब अगेन आ सकता है फिर से, क्योंकि इसके अंदर अभी तक उसने वो डेफिनेशन टेस्ट नहीं की, फंड ट्रांसफर वाली बड़ी वाली। उसने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन टेस्ट की है दैट वाज फाइनेंशियल। हो सकता है कि इस दफ़ा एक यहाँ से डेफिनेशन उठा के भी टेस्ट कर ले, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये अलग अलग है, मगर अगर आप ये याद कर लें तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी के साथ। तो 16 में अब याद करने वाला क्या है, लिख लें डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके चांसेस रिलेटिवली कम है क्योंकि लास्ट टाइम उसने टेस्ट कर लिया। उसके बाद ऑफेंस, चांसेस बहुत ज़्यादा है। पनिशमेंट्स, फिर डेफिनेशन ऑफ फंड और मनी, फंड ट्रांसफर, डीपीएस की रेवोकेशन। अच्छा, ये इसने अभी तक टेस्ट नहीं किया कि कैसे स्टेट बैंक उसको लाइसेंस इशू करता है, तो ये 2 पॉइंट्स भी आ सकते हैं। और ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स। अब अगेन ये चैप्टर का समझ आ गया है तो उसको उठा के आज ही क्रैम कर लें, देर ना करें। देर करेंगे तो ऐवी खामखा एक आपने टेंशन अपने सर पे सवार की होगी, तो डोंट वेट फॉर इट, जस्ट गो एंड क्रैम, और उसको 1 गो में तैयार कर लें, ताकि बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल पे सही से टाइम दे सकें। ओके, एक एरिया और करते हैं और उसके बाद ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। कॉलेज के पास एक डेटाबेस है ऑफ स्टूडेंट्स, या चले इस तरह करते हैं, एक एलएमएस है जिसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड होते हैं। एक तो कॉलेज आपको उस एलएमएस की एक्सेस देता है, दैट इज एन एक्सेस गिवन बाय कॉलेज, जो कि आपका राइट है। बट अगर आपके पास कॉलेज की तरफ से एक्सेस ना आए और आपने किसी दोस्त से एक्सेस ली हो विदाउट इन्फॉर्मिंग कॉलेज, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। आपने उस एलएमएस के अंदर घुस के या उसको हैक किया हो, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। और अगर वो कोई कॉलेज का डेटाबेस ना हो, कोई सिक्योरिटी हो नेशनल लेवल की, और आप उसमें हैक कर लें, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। 2016 के अंदर नेशनल असेंबली ने इसको शुरू किया था। वो चाह रहे थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क आए ताकि वो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से अपने आप को निकाल सकें।
इसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशंस और एडजुडिकेशंस के लॉ मुतारिफ करवाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, मगर अभी तक आपके कोर्स में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या दी हुई है, डेफिनेशंस, या एंड के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है सजा वाला। तो सर डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखते हैं डेटा डैमेज। डेटा डैमेज, आप कैसे कैसे डेटा को डैमेज कर सकते हैं? थ्रू ऑल्टरेशन, चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, खराब कर दिया, मिटा दिया, फोल्डर चेंज कर दिया, दबा दिया, या डाटा को टेम्परेरी या परमानेंटली अनअवेलेबल कर दिया। तो ऑल्ट्रेशन कर दी, एग्जिस्टिंग के अंदर आपने कोई बग डाल दिया, सिस्टम से डिलीट कर दिया, उसको ख़राब कर दिया, मिटा दिया, फोल्डर चेंज कर दिया, रीलोकेट कर दिया, सप्रेस कर दिया, या डाटा को टेम्परेरी या परमानेंटली अनअवेलेबल कर दिया। दिस इज डाटा डैमेज। देन अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो कॉलेज ने अपने एक बच्चे को एक्सेस दी थी, दैट वाज ऑथराइज्ड, पर जब आपने हैक किया, आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक्सेस हासिल की है विदाउट इन्फॉर्मिंग कॉलेज, इट मीन्स कि आपने वायोलेशन की है थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑथराइजेशन। ये एक्सेस आपके लिए अवेलेबल नहीं थी, ना आपके लिए थी, ना आम आवाम के लिए थी, मगर आपने उसका क्या हासिल कर लिया? अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा विच इज नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, और अगर आप उसमें घुस गए हैं, इट मीन्स कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन की क्या की है? वायलेशन की है। एक्सेस टू डाटा, अब चूंकि आप घुस चुके हैं तो आप डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी करके अपने पास ले आएं, मॉडिफाई कर दें, डिलीट कर दें, या कुछ भी ऐसा कर दें जो कि नीचे डाटा डैमेज के अंदर क्लासिफाई हो रहा हो। फिर एक्सेस टू द सिस्टम, सिस्टम का आपने कंट्रोल ले लिया और आप पूरे सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रीच करने के बाद। इन्फ्रिंज कहते हैं ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। इन्फ्रिंजेस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। इन्फ्रिंजेस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। फिर एक डेफिनेशन आती है बड़ी अलग सी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आईकैब क्या कर सकता है? आईकैब ये तीनों बातें, चारों बातें, दो नंबर के लिए टेस्ट कर सकता है। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर। मगर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक दफा पूछी भी उसने है। व्हाट इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? ऐसा इदारा या ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एसेट्स, फैसिलिटीज, सिस्टम, नेटवर्क जो कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें तो उससे पूरे मुल्क का नुकसान हो सकता है। नादरा की डेटाबेस हैक हो गई, पीआईए की हैक हो जाए, रेलवेज की हैक हो जाए, सिक्योरिटी मेजर्स ब्रीच हो जाए जहाँ पे आपके मुल्क के वो पड़े हुए हैं, डिफेंस का सिस्टम पड़ा हुआ है, अगर आप उसको ब्रेक कर लें तो दैट इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर, इट हैज अ मेजर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल कहते हैं बहुत खतरनाक, मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज। अगर आप उनको ब्रीच कर लें, 1122 को ब्रीच कर लें, फायर सिस्टम को ब्रीच कर लें, अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इट मीन्स कि आप सिग्निफिकेंट लॉस के अंदर आ गए हैं और बहुत सारी कैजुअलिटीज हो सकती हैं और इसका बहुत ही खतरनाक सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, बहुत ही खतरनाक। ना ये सोशली अच्छा है, ना ये इकोनॉमिकली अच्छा। सिक्योरिटी ब्रीच, नेशनल डिफेंस का ब्रीच और स्टेट कैसे काम कर रहा है, अगर आप इसको बेच दें या इसके अंदर घुस जाएं तो आप पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर सकते हैं। तो किताब ने बस ये डेफिनेशन ही आपको दी हैं और साथ ही एक टेबल आपके सामने ला के रख दिया है, सजा का टेबल। अब इसको क्या करना है, आपने इसको तैयार कुछ ऐसे करना है कि ऑफेंडर वाली चीज़ बेशक आप इग्नोर करें फॉर द टाइम। अगर आपको ऑफेंस आते हैं तो इस ऑफेंस के लाइनों के साथ सिर्फ आपने एक वर्ड ऐड कर देना है, whoever gains, whoever। बातें यही हैं।
बस इसके स्टार्ट में आपने लिख देना है कि जो कोई भी इसको हासिल कर लिया, जो कोई भी इस ऑफेंस के अंदर आ जाए, सजा कौन कौन सी होगी? दो है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन। इसको याद करने का तरीका आता है, आपने फाइन के केस में सबसे पहली फिगर याद कर लेनी है 50,000, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 2 का रूल है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से करें, इसको 2 से करें, फिर 5 से करें, फिर 2 से करें, 10 मिलियन। तो ये 25252 का रूल है। बस आपको याद क्या करना है? शुरू का 50,000। बट उसके लिए, उस रूल को लगाने के लिए आपको ये ऑफेंसेस की लिस्ट क्रैम करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो वो फिर आप फाइन से हट जाएंगे। और इम्प्रिजनमेंट क्या है? शुरू में है 3 महीने, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहां से भी कर लें, 3 × 2 6। अच्छा, महीने खत्म हो गए, अब रह गया ईयर्स में 2, 3, 5 और 7। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कभी बचपन में शायद सुने हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5 और 7। तो इसके साथ क्या लगा दें? ईयर्स लगा दें। और शुरू क्या है? 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 50,000 3 महीना, 1 लाख 6 महीना, उसके बाद 5 लाख 2 साल, 1 मिलियन 3 साल, 5 मिलियन 5 साल और 10 मिलियन 7 साल। ICAT ने यहां से क्या टेस्ट किया है? इस एक्ट में से अभी तक डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स। 3 नंबरों के लिए उसने ये चीज टेस्ट की है। और ऊपर क्या टेस्ट किया? ब्रीफली एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंडर बाय वर्च्यू ऑफ विच सच पर्सन मे बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। 5 नंबर के लिए उसने आपसे ये टेबल टेस्ट किया, उसने आपसे ये ऑफेंडर ये मांगे हैं। तो अगर आपको ये लिस्ट याद है तो आपने शुरू में बस क्या लगाना है? हूएवर। 1 2 3 4 5, ये 5-6 बातें उसने आपसे लिखवाई हैं, सिर्फ ये लिखवाई हैं फॉर 5 मार्क्स। क्या? हाँ, इसमें नहीं आ रहा, मगर उसने अभी तक डेटा प्रोटेक्शन टेस्ट नहीं किया, तो ये भी कर सकता है टेस्ट। ब्रेक करते हैं 10 मिनट की, 15 मिनट ही कर लेते हैं और उसके बाद अगले एरिया में जाते हैं। ये एक ही है बेसिकली। आखिरी पॉइंट में आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2 अलग अलग है, ये भी सेपरेट है, मगर सजा सेम है, 7 साल और 10 मिलियन। लेट्स मीट एट 10:15। डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डेटा की हिफाजत। डेटा कौन सा? डिफाइंड डेटा। डेटा क्या होगा? डेटा बचपन से लेके आज तक आप डेटा सबको बांटते आ रहे हैं। जब पैदा हुए तो आपने दिया हॉस्पिटल को, फिर आपका बना बे फॉर्म, फिर आप गए स्कूल में, वहाँ पे दिया डाटा, फिर आप गए कॉलेज में, कॉलेज में गए, वहाँ पे दिया डाटा, फिर आपका बना ID कार्ड, डाटा फिर से दिया, फिर आप आए अपनी एनरोलमेंट कराने के लिए SBI, इन्होंने मांगा डाटा, फिर आपने फेसबुक का कभी ज़िंदगी में अकाउंट बनाया होगा, वहाँ पे दिया डाटा, व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया, वहाँ पे दिया डाटा, कोई गेम डाउनलोड की, वहाँ पे दिया डाटा। तो डाटा तो आप बचपन से बांटते आ रहे हैं हर जगह में। हर जगह को जब कोई लोग आपसे प्यार से कोई चीज़ मांगता है तो आप बहुत ही प्यार से उसको अपना डाटा शेयर कर देते हैं। मगर क्या कभी सोचा कि ये डाटा हमारा बाहिफाजत रहेगा दूसरों के पास या नहीं? सोचा कभी? नहीं। इसके लिए एक कानून बनाया जा रहा है जो कि अभी इस किताब के मुताबिक ड्राफ्ट स्टेज पे है। इसका नाम है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020।
और अभी ये येट टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट है। इसका ड्राफ्ट वर्जन आपको मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम की वेबसाइट पे। इसमें क्या बातें बताई गई हैं? इसमें ये बातें बताई गई हैं कि आपने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो उसका लॉस या कोई बंदा मिसयूज ना कर ले, और आपको अवेयरनेस दी जाए कि कैसे कैसे आपने कंप्लायंस को फॉलो करना है जिससे आप डाटा को बचा सकें। मुख्तलिफ और एक्ट्स भी इस डाटा प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और फंड ट्रांसफ़र एक्ट, जो भी हमने 2 पढ़े हैं, उसके अंदर भी इसकी अपनी अपनी अहमियत है। टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2009 ने अपने सब्सक्राइबर्स को ये राइट दिया है कि वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं कि अगर उनका टेलीकॉम ऑपरेटर यानी कि जैज़, वारिद एटसेट्रा, अगर आपको इल्लीगल तरीके से कोई मैसेजिंग कर रहे हैं, अपनी जो है वो इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, आपका नंबर, आपका डाटा शेयर किया जा रहा है किसी और के साथ, मार्केटिंग कंपनीज के साथ, तो टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 आपको राइट देते हैं कि आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब अगेन इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डाटा सब्जेक्ट क्या है? वो बंदा जो कि डाटा शेयर कर रहा है, यानी कि वो इंसान, यानी कि आप लोग। डाटा शेयर करने से पहले आपकी कॉन्सेंट ली जाती है, जो कि आप बड़ी आसानी से फ्रीली गिवन कर देते हैं। कभी आपने देखा हो तो जब आप फेसबुक के ऊपर कोई अकाउंट बनाते हैं या जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं और आप बगैर पढ़े एंड में जाके उसको ओके कर देते हैं। कभी पढ़ के देखिए कि उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं। शुरू किया होगा, अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा होगी तो आपने कहा यार पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, समझ तो वैसे भी नहीं आ रही है, पर नीचे जाके एग्री कर देते हैं। जब तक एग्री नहीं करते वो डाउनलोड भी नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है कि उसने आपको नीचे जाके वो आइकॉन दिया होता है एग्री करने वाला, ऊपर क्यों नहीं दे देता? ताकि आप एक कोशिश करके उस तक पहुँचें। वो आपको अलाउ करते हैं, मौका देते हैं कि भाई थोड़ी सी हसल करो, उस तक पहुँचो और फिर जाके उसको चेक बॉक्स करो। तो वो कॉन्सेंट जो कि आपने दे दी है, अब जब कॉन्सेंट की बात आती है इट मीन्स कि आप सेम थिंग इन द सेम मैनर एग्री कर रहे हैं, तभी कॉन्सेंट थी। फ्रीली गिवन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड अनएम्बिगुअस इंडिकेशन कि भाई हाँ तुम मेरा डाटा इस्तेमाल कर सकते हो और इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये क्या है? आपकी डाटा कॉन्सेंट। फिर ये एक्ट कहता है कि डाटा 2 तरह का होता है, एक होता है पर्सनल डाटा और एक होता है सेंसिटिव पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा इज आपकी सारी इंफॉर्मेशन जिससे आपको पहचाना जा सके। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका CRN, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी दिमागी कंडीशन क्या है, हर वो चीज़ जिससे आपकी शनाख्त हो सके। एनी इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ डाटा सब्जेक्ट, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके या लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके उस इंफॉर्मेशन से जो कि वो अपने पास पोजेस करता है। तो जिस बंदे का डाटा है वो कौन है? डाटा सब्जेक्ट। जिसको डाटा शेयर किया जा रहा है वो है डाटा कंट्रोलर, वो है डाटा कंट्रोलर। और पर्सनल डाटा के अंदर सेंसिटिव पर्सनल डाटा बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, क्योंकि इसी में से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी के साथ शेयर करना मुनासिब नहीं समझते। जैसे मोबाइल का OTP जो आता है, अपने मोबाइल का पासवर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने के लिए मोबाइल ऐप का पासवर्ड, ATM कार्ड का पासवर्ड, आपकी मेडिकल कंडीशन आप नहीं चाहते हैं कि लोगों के साथ ये शेयर की जा सके। उसके बाद आपकी कास्ट क्या है, तबका क्या है, किस मसलक से, लोग शेयर करना उसको पसंद नहीं करते। तो हर वो चीज़ जो कि आपको लगता है कि ये दूसरों के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्या है,
सेंसिटिव है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, पासपोर्ट, फिजिकल कंडीशन, मेंटल हेल्थ, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बायोमेट्रिक डाटा, आपके अंगूठे का निशान, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, हर वो चीज़, आपके रिलीजियस बिलीव्स, एथनिसिटी, हर वो चीज़ जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है इस डाटा में से, वो क्या कहलाएगी? सेंसिटिव पर्सनल डाटा। जब आप डाटा देते हैं डाटा कंट्रोलर को, तो उसको चाहिए कि आपका डाटा क्या करे? एनोनिमाइज कर दे। व्हाट इज एनोनिमाइज? ये क्या होता है एनोनिमाइज? वो ये कहे कि ये चीज़ किसी की है, नाम गायब कर दे। यानी कि लिखा हो कि फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर है 03000672 आगे डैश 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 डैश, एनोनिमाइज कर दिया, किसी का है, नहीं पता किसका है। या इनक्रिप्ट कर दे, उस डाटा के ऊपर पासवर्ड डाल दे, तो जब तक वो पासवर्ड एंटर नहीं होगा आप उस डाटा तक नहीं पहुंच सकते। या सूडोनिमाइज कर दे, जो आप बात कर रहे हो स्टेरिक्स वाली, दैट इज सूडोनिमाइज्ड, जिसमें डाटा के ऊपर आप एक ऐसा कवर लेकर आते हैं, एक ऐसे सिंबल्स ले आते हैं जो कि दूसरी पार्टी के लिए रीडेबल नहीं होते हैं। तो एनक्रिप्ट इज उसको लॉक कर देना, एनोनिमाइज डाटा है मगर उससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, और सूडोनिमाइज क्या है कि डाटा हाफ नजर आ रहा है और हाफ के ऊपर सिंबल्स है या हाफ उसने ब्लर करके रखा हुआ है, जिससे आप उस बंदे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जिसका डाटा आप देख रहे हैं। अब अगेन आईकैप ने अभी तक इस एरिया को टेस्ट नहीं किया, ये अनटेस्टेबल एरिया। यहां से क्या आ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पर्सनल डाटा की कुछ एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पासपोर्ट, हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेडिकल रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशंस, फिजिकल हेल्थ कंडीशंस, बायोमेट्रिक डाटा, रिलीजियस बिलीव्स, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें वो डेफिनेशन के अंदर टेस्ट कर सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज, सेंसिटिव पर्सनल डाटा, ये आ सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, ये इम्पॉर्टेंट है। ये अगर समझ आ गया है तो इट्स ओके, मगर मेरा ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल इस चैप्टर में से रिस्क ना लें, कुछ भी दे सकते हैं हो उसका, बस वो एक नंबर के भी आपसे पूछ ले, तो इस चैप्टर का रिस्क ना ही लें। फिर कुछ राइट्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं। राइट्स किसके होंगे? डाटा सब्जेक्ट के। उसके पास ये राइट है कि उसको बताया जाए कि उसका डाटा किस किस के पास है। उसके पास ये राइट है कि वो अपने डाटा को जाके ख़त्म कर सके, मिटा सके, डाटा को अमेंड करवा सके, अपने डाटा की एक्सेस ले सके, उसको रेक्टिफाई करवा सके, उसकी प्रोसेसिंग रोक सके, अपनी कॉन्सेंट को जो उसने शुरू में दी थी उसको विड्रॉ कर सके। तो उसके पास ये सारे राइट्स मौजूद हैं। इसमें से अगर आपको 4-5 बातें भी आती हैं तो उतनी बहुत है। कोई से 4-5 राइट्स अगर आपके जहन में फिट है तो आप उसको एग्जाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाटा कंट्रोलर के पास क्या क्या उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है? उसने लॉफुल तरीके से चलना है, ट्रांसपेरेंसी दिखानी और फेयर रहना है। कोशिश करें कि वो डाटा को मिनिमल रखें। जिस तरह कॉलेज वाले अगर आपसे मांगे कि अपने दादाजी का नाम लिख के जाओ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है फॉर्म के ऊपर, तो कॉलेज भी आपसे वो डाटा डिमांड करता है जो कि लिमिटेड होता है, जो कि रेलिवेंट होता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। फिर डाटा एक्यूरेसी के साथ मिलना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशंस होती हैं इनके पास, डाटा बहुत ज़्यादा होता है मगर वो स्टोर उसको ऐसा नहीं कर पाते। दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल, उनकी इंटेग्रिटी और इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहनी चाहिए साथ साथ। अब अगेन उसके साथ ही ये चैप्टर तो ख़त्म हो जाता है, मगर 3-4 बातें इसमें से 3-4 बातें इसमें से पूछ सकता है अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा। कहानी को उतारते हैं आगे, ये वाला कवर हो चुका है।
सवाल कौन कौन से आए हुए हैं हमने कवर कर लिए थे। रिसेंट इस टॉपिक में से कोई सवाल नहीं आया, तो ये चैप्टर बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है, आ सकता है। नाउ कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट जब आया तो इसलिए आया ताकि वो फ्री कंपटीशन को प्रमोट कर सके, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो फायदा किसको, अब कंपटीशन ना, एक बंदा अपनी पोजीशन को ज्यादा डोमिनेट करेगा और दूसरों को अपने इन्फ्लुएंस में रखेगा। अगर पूरे लोग सीए का एक ही कॉलेज हो तो वो जितनी मर्जी फी चार्ज कर ले, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर 3-4 कॉलेजेस मिलकर ये तय कर लें कि हमने 50,000 रुपया पर सब्जेक्ट से कम नहीं जाना, तो ये भी क्या है, इस कंपटीशन एक्ट के खिलाफ है। तो कंपटीशन एक्ट के आने से सारिफ को फ़ायदा हुआ है। सारिफ को अब वो चीज़ इकनॉमिक तरीके से मिलना शुरू हो गई है, सारिफ के राइट्स प्रोटेक्ट हो गए। और पाकिस्तान में जो इदारा काम कर रहा है, दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब अगेन ये बातें पढ़ने वाली हैं, आगे चलते हैं। डेफिनेशंस है हमारे पास कुछ। गुड्स, गुड्स से क्या मुराद है, हर वो चीज़ जो कि सेलेबल होती है। एनी आइटम, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन। आप समझ लें कि ये इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। रिटेलर में और होलसेलर में क्या फ़र्क होता है? होलसेलर अपने पास सामान लेकर आता है आगे रिटेलर को बेचने के लिए, रिटेलर आगे बेचता है कंज्यूमर को या एंड यूजर को। तो रिटेलर मींस वो बंदा जिसने आगे रीसेल करनी है किसको, कस्टमर को, और कस्टमर उसको आगे मजीद सेल नहीं करता। मगर होलसेलर ने किसको सेल करना है, रिटेलर को। फिर सीसीबी कहता है कि 2 तरह की मार्केट्स होती हैं, एक होती है प्रोडक्ट मार्केट और एक होती है ज्योग्राफिक मार्केट। अगर आप मार्केट को डिफाइन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे सीए की मार्केट, एसीसी की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट, कुर्सियों की मार्केट, ये कीबोर्ड की मार्केट, एलईडी की मार्केट, आपने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट को डिवाइड किया है, सेग्रीगेट किया है, तो वो क्या है आपकी प्रोडक्ट मार्केट। और अगर आप कहें लाहौर की मार्केट, इस्लामाबाद की मार्केट, अब जब मैंने कहा सीए की मार्केट तो इसमें लाहौर भी आया, कराची भी आ गया, इस्लामाबाद भी आ गया, जहाँ जहाँ पर सीए के कॉलेजेस हैं वो सारे कवर हो गए। बट जब मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद की मार्केट, तो इसमें लाहौर का कोई भी अमल दखल नहीं है। क्यों? मैंने उसको एरिया वाइज जोग्राफिकली उसको मैंने अलग किया है। अनारकली बाजार वर्सेस इछरा बाजार, यहाँ पे शायद प्रोडक्ट्स एक जैसे सेल होते हों मगर शायद प्राइस का फ़र्क हो। डिफेंस बाजार वर्सेस इछरा बाजार, अब डिफेंस में शायद वही चीज़ महंगी हो, इछरे में वही चीज़ सस्ती हो। तो ये मैंने उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। रिसेंटली उसने ये पूछा, अगर हम गौर करें रिसेंट पेपर की तरफ, तो उसने यही पूछा है, डेफिनेशंस आई हैं इन 2 एरियाज की, पिछली से पिछली गालमन, प्रोडक्ट और ज्योग्राफिक मार्केट फॉर 4 नंबर। कब आया था? स्प्रिंग 23 में। उसके बाद वो कहता है 4 कॉमन प्रोहिबिशंस हैं। ये कंपटीशन एक्ट कहता है कि आप ये 4 काम नहीं कर सकते। 4 काम कौन से? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कोई भी पार्टी अपने आप को इतना बड़ा नहीं करेगी कि वो सारिफ का इस्तेसाल करना शुरू कर दे। सर्टन प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, 2 कॉलेजेस मिल जाएं और आपस में कार्टेल बना लें, ये तय कर लें कि अब हम जब भी कोई भी कोर्स बेचेंगे तो 40,000 से कम का नहीं होगा। अब बच्चा हमारे पास आया, तुम्हारे पास आए, आओ दोनों भाई मिलके मुनाफा कमाते हैं। दिस इज प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट करना मना है। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, फेसबुक के ऊपर आए हुए एम्बेसडर्स जो कि आपको गलत ही गाइड कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव मर्जर्स, एंड ये कोर्स का पार्ट नहीं है मर्जर्स। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन,
ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें आप अपने सारिफ को प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, किसको? कंपटीशन को। क्यों? क्योंकि आप बड़े लेवल पे आके बैठ गए हैं और अब आप छोटों को सर्वाइव करने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये कब होगा? जब मार्केट में बहुत पहले से एक की प्लेयर मौजूद हो और वो अपने आने वालों को, अपने नए आने वालों को बर्दाश्त ना करे। वो चाहता है कि सारा का सारा मुनाफा कौन अर्न करे? वो खुद ही अर्न करे। जिस तरह शुरू में मोबिलिंक आया था, उस वक्त 600 रुपये की कॉल होती थी, सॉरी 600 रुपये का पैकेज होता था, और जो कॉल करता था वो भी पे करता था, जो कॉल रिसीव करता था उसको भी पेमेंट करनी पड़ती थी। चूँकि वो फर्स्ट था तो उसने बहुत अर्न किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद नए नेटवर्क्स आए और आजकल तो कॉल तकरीबन फ्री की होगी ये व्हाट्सएप के आने के बाद। तो अच्छा, इसके नीचे ना कुछ एग्जांपल्स दी होती हैं, तो अगर आप सबको याद ना भी करें, कोई सी आसान 4 याद कर लें तो बहुत है। ये पूरी लिस्ट क्रैम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। कोई सी 4 अगर आप क्रैम कर लें, दैट वुड बी इनफ। अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, अलाउ है। प्रोडक्शन को लिमिट करना, वो कहें कि हमारे पास यूनिट्स ही कम बनते हैं और आवाम को वो यूनिट्स चाहिए, तो जब कम बनेंगे और आवाम में डिमांड आएगी, जब सप्लाई कम होगी तो सस्ते बिकेंगे या महंगे बिकेंगे? महंगे बिकेंगे। तो वो सेल होंगे एट अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइसेस। डिफरेंट प्राइस चार्ज करना फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। हमारे पास एक बच्चा आए एडमिशन के लिए, हम उससे चार्ज करें 10,000 रुपया पर पेपर, और एक और आए उससे चार्ज करें 25,000 पर पेपर। तो ये डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज की है। बट ऐसा क्यों किया? हमारी मर्जी, हमारा कॉलेज, हमारी मर्जी। तो आप उस पोजीशन में हैं कि 10 वाला भी आपके पास आएगा और 25 वाला भी आपके पास आएगा, और आपने डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किए विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन। मेकिंग सेल कंडीशनल विद द परचेज ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। टाइन्स, टाइन्स क्या होती है? टाइन्स क्या होती हैं? चलो ये बताएं, इन दोनों पॉइंट्स में क्या फर्क है? ये 2 पॉइंट्स, थर्ड और फोर्थ, ये दिखने में एक जैसे हैं। एक है टाइन्स और एक है सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस। ये दिखने में लगेगा कि एक जैसे पॉइंट है, मगर फर्क है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि मैं तुम्हें बी लॉ का पेपर उस वक्त नहीं दूंगा जब तक तुम FR1 का पेपर हमसे ना पढ़ो। यह टाइम, एक ही जगह पे एक ही प्रोडक्ट उस वक्त मिलेगा जब तुम मेरा दूसरा प्रोडक्ट बाय करोगे। पॉइंट 4 कहता है सप्लीमेंट्री, हम तुम्हें बी लॉ का पेपर उस वक्त देंगे जब तुम बाहर वाले स्टोर से जाके लेस का पैकेट खरीद के लेकर आओगे। अब उस लेस का उस बी लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर FR1 का और बी लॉ का ताल्लुक है। दोनों पेपर कौन से हैं? कैफ के हैं। तो पॉइंट 3 इज टाइन, जहां पे एक ही कंपनी आपको अपने एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करती है, और अगर आप वो ना करें तो आपको मेन प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। एंड सप्लीमेंट्री क्या है? जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कभी कभी यू रिफ्यूज टू डील, मैंने बेचना ही नहीं है। आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो कि डोमिनेटिंग है, आवाम तरस रही है और आपने चीनी अपने पास स्टॉक में रखी हुई है और आप रिफ्यूज कर रहे हैं टू डील, ताकि आवाम तड़पे और आवाम लगाए बोलियाँ। जिसको मैक्सिमम जो प्राइस तक पहुंच गया मैं उसको वही चीज़ बेच दूंगा। ये चीज़ मना है। बॉयकआउट कर देना और उसकी प्रोडक्शन ही बंद कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन भी बंद कर देना, उसको बेचना ही बंद कर देना, ताकि आवाम उस चीज़ के लिए मज़ीद डिमांड जनरेट करे। जितनी डिमांड होगी
उतना ज़्यादा मुनाफा वो लोग कमा सकते हैं। फिर आप उस पोजीशन में हैं कि आप नए आने वालों को रोक रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, नए आने वालों को रोक रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, फेयर कंपटीशन आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से कोई से 4-5 एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ आती हैं और अगर आप उसको लिख सकते हैं इवन अपने अल्फाज में भी, तो आप लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं। प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट कर लेना जिससे प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खराब हो जाए और रेलेवेंट मार्केट में आपके साथ compete करने वाला कोई और ना हो। मगर यहाँ पे एक पार्टी नहीं है, यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, जिससे कंपटीशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। भाई कॉलेज ए और कॉलेज बी आपस में मिलकर फैसला कर लें कि हम लोगों ने क्लास में 30 से बच्चे नहीं डालने, तो जैसे ही स्ट्रेंथ पूरी होगी 31वां बच्चा कहाँ पे जाएगा? मगर वो तो टाइम हुआ है, 2 कॉलेज आपस में मिल के फैसला करके बैठे हुए हैं। अब उसको मजबूर करेंगे कि भाई तुम ऑनलाइन आओ, और ऑनलाइन फिर महंगा हो, और अगर फिजिकल आना है तो मज़ीद महंगा हो। क्यों? बच्चे बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, तो पैसा फेंक और तमाशा देख वाला साहब शुरू हो जाएगा। प्राइस फिक्स ऐसी कर देना, ऐसी प्राइस फिक्स कर देना जिससे ट्रेडिंग ही ना हो सके, आपकी औकात से बाहर आ जाए, परचेज भी, सेल भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी। मार्केट को तोड़ देना ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज, और उस मार्केट में जाके कोलैब कर लेना और वहां के कस्टमर्स का इस्तेसाल करना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लिमिट कर देना ताकि वो कस्टमर कहीं और से फायदा ना उठा सके। फिक्स कर लेना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। तो अगेन इसमें से भी अगर आपको कोई से भी 3-4 बातें याद करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देन वी हैव डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ये क्या होती हैं? डिसेप्टिव कहते हैं धोखा देना, ऐसी मार्केटिंग जो कि आपको धोखा दे रही हो। एक बिस्किट है सुपर, SOOPER, एक आया स्नूपर, SNOOPER, फिर एक और आया सुपर, SUPER, एक और आया सुपर, SOOPPER। दिस इज डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। एक ही चीज एक ही तरह के रैपर में विद सेम कलर कॉम्बिनेशन आप जब आवाम के लिए रखते हैं तो अनपढ़ उसको तो पहचान होती है रंग की, वो उसकी बेस पे प्रोडक्ट को बाय कर लेता। सेम प्रोडक्ट, सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम लोगो, मगर नाम फर्क होता। फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाना, फॉल्स मिसलीडिंग कंपैरिजन करना, जिस तरह फेसबुक पे होता है इस सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छा टीचर कौन सा है, और जो वाकई में अच्छा होता है उसका नाम ही नहीं होता, और सारे एम्बेसडर्स मिलकर बच्चों को मिसगाइड करते हैं। दिस इज ऑल्सो डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। एक बिकने वाले प्रोडक्ट को उसके प्राइस, कैरेक्टर, मेथड और उसी की प्लेस पे जाके उसी को खराब कर देना। फ्रॉडलेंट वे से किसी चीज का नाम, ट्रेडमार्क वगैरह यूज करना, उसकी लेबलिंग यूज करना, उसका पैकेज यूज करना। एक इसमें आता है, दैट इज डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। और कुछ पूछा नहीं आपसे आज तक? लिस्ट एनी 5 practices that prevent abuse of dominant position। तो पहली वाली की उसने 5 एग्जाम्पल्स पूछी हैं फॉर 5 मार्क्स। अब वो किसी की और भी पूछ सकता है या इसमें से वो रिपीट भी कर सकता है। अभी उसके पास टेस्ट करने के लिए बहुत मार्जिन है। फिर डिसेप्टिव की भी उसने पूछी है, 4 नंबर के लिए 4 ही होंगी। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रैक्टिसेस, तो 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कौन सा रह गया है? कौन सा रह गया है? प्रोहिबिटेड रह गया, शायद वो पूछा जा सके। और ये जो सवाल है आर्बिट्रेशन का, ये एक ही सवाल 2 दफा रिपीट हो चुका है। ऑटम 22 में आया और अब रिसेंटली भी आया, सेम सवाल है 4 पावर्स के साथ।
आर्बिट्रेशन एक्ट, ये आर्बिट्रेटर क्या होता है? सालिस, जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता है अवाम के दौरान, सॉरी अवाम के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। ये ADR की एक एग्जांपल है, एक मोड है। व्हाट इज ADR? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये एक्ट 1940 में आया था, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मगर स्टिल ये अभी भी बहुत क्लियर है और वेल सेटल्ड है। क्यों? कौन लाया था? अंग्रेज लाए थे, इसीलिए वो अभी तक क्लियर भी है। हमारे हाथ में होता तो हम इसका भी उजाड़ा फेर चुके होते। ये है क्या बेसिकली? इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है जो कि अगर आपको पता हो तो ये कहानी आसान हो जाती है। एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट जिसमें आप कहते हैं कि हम कोई भी, अगर हमारे बीच में लड़ाई हो तो हम आपके पास लेकर आएंगे फॉर द सॉल्यूशन। ये लड़ाई माजी की भी हो सकती है, मौजूदा और फ्यूचर, तीनों की हो सकती है। जिसके पास लेके जाना है वो कौन है? आर्बिट्रेटर। जो लेके जा रहा है वो कौन है? पार्टीज। एक होगा क्लेमेंट और एक होगा डिफेंडेंट। आर्बिट्रेशन के अंदर कौन होगा? आर्बिट्रेटर। और अगर आर्बिट्रेटर इवन नंबर में हो और वो फैसला बराबर में दे दें, 4 लोग बैठे हुए थे, 2 कहें पार्टी ए ठीक है, 2 कहें पार्टी बी ठीक है, तो कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है? फिर आएगा तीसरा, उसका नाम होता है अंपायर। अंपायर वो थर्ड पार्टी है जो कि आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर है। और एक होता है रेफरेंस, यानी कि जो आप केस दायर करने जा रहे हैं। व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स? आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि लीगल वर्सा करेंगे। ये एक्ट फाइनली बता रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो कि किसी बंदे के मरने के बाद उसके स्टेट को ऊपर आते हैं और उसकी तमाम लायबिलिटीज को अदा करते हैं। क्या चीज? एक रिटन एग्रीमेंट जिसको सबमिट किया जाता है, जो कि मौजूदा भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है, जिसके अंदर केस होता है, जो मुद्दा होता है। मैं आज आपसे डिसाइड करूं कि फ्यूचर में जो भी मसला आएगा वो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो हम आज बैठ के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हमने अच्छा जब फ्यूचर आ गया और इशू है तो ये हमने कब तय किया था? माजी में तय किया था। और जब आज कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टर्म्स में है। तो इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक ऐसा एग्रीमेंट करना जिसमें हमने कोर्ट को साइड में कर दिया है और हम ये कह देंगे कोई भी इशू आएगा तो कहाँ पे लेके जाएंगे? आर्बिट्रेशन के पास। अब इसके अंदर टेक्निकली ये रूल्स हैं। वंस यू आर फेमिलियर विद द रूल्स तो जिंदगी आसान हो सकती है, मगर ये थोड़े से लेबोरियस लिखे हुए हैं, ज़्यादा लिखे हुए हैं। इसको कट शॉर्ट किया जा सकता है, इसको समराइज किया जा सकता है। ज़रा एक दफ़ा ट्राई करें, पढ़ के समझ आते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा।
सबसे पहली बात वो क्या कर रहा है, रेफरेंस शैल बी नॉर्मली टू अ सोल। नॉर्मल रूल ये है कि अगर कुछ और तय नहीं हुआ एक्सप्रेसली तो देयर शुड बी वन आर्बिट्रेटर, यानी कि ऑड। अगर इवन नंबर में आ गए तो वो क्या करेंगे, एक अंपायर लेकर आएंगे। कब तक? उनकी अपॉइंटमेंट से 1 महीने के अंदर अंदर। जब फैसला हो जाएगा, अवॉर्ड कहते हैं फैसले को, जब फैसला हो जाएगा या फैसला आपने करना है विद इन रेफरेंस के 4 महीने। जब वो रेफरेंस आया, जब वो लोग आप तक पहुंचे, तो कोशिश करेंगे 4 महीनों तक उसको आंसर कर दें, या 4 months ऑफ रिटर्न नोटिस फ्रॉम एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन। अगर रेफरेंस आ रहा तो उसके 4 महीनों के अंदर अंदर, और अगर किसी ने आपको नोटिस दिया था तो उसके 4 महीनों में, और सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कोर्ट में अलाउ। अगर इनको लग रहा है कि ये फैसला 4 महीनों में नहीं कर सकते हैं तो वो शुरू में कोर्ट को अप्लाई कर दें, जितना टाइम कोर्ट अलाउ करेगा तब तक कर सकते हैं। अगर ये टाइम एक्सपायर हो जाए या ये लोग अंपायर को बता दें कि हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या ये लोग उन पार्टीज को बता दें कि हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अंपायर शैल मेक हिज अवॉर्ड विद, फिर अंपायर खुद आएगा और उसके 2 महीनों के अंदर अंदर, जब इन्होंने मना किया उसके 2 महीनों के अंदर अंदर वो ये फैसला देंगे। और अगर उनको लगता है कि 2 महीने कम है तो वो कोर्ट को अप्लाई करेंगे और उससे एक्सटेंडेड टाइम डिमांड कर सकते हैं। पार्टीज टू अ रेफरेंस, और तमाम बंदे जो के साथ हैं वो सबमिट करेंगे फॉर एग्जामिनेशन बाय आर्बिट्रेटर्स और अंपायर्स। उनसे हलफ लिया जाएगा और जो जो बुक्स, डीड्स, पेपर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो जो चीज़ें ये मांगेंगे उन लोगों से वो साथ में प्रोवाइड की जाएंगी। जो अवार्ड दिया जाएगा वो फाइनल होगा और पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा और उनको मानना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस और अवार्ड अंपायर फैसला करेगा या आर्बिट्रेटर फैसला करेंगे कि किससे लिए जाएं, क्लेमेंट से लिए जाएं या डिफेंडेंट से लिए जाएं। तो ये बातें लिखी हुई हैं। अब जरा ये पढ़िएगा अदर रूल्स। पहला रूल ये है कि आप 2 चीज़ें तय कर सकते हो, मतलब मेरा और आप तय करते हैं कि जब हमारे दरमियान कोई भी मसला होगा तो हम जाएंगे मिस महक के पास। मैंने उस आर्बिट्रेटर का नाम आपको दे दिया, और हम ये भी तय कर सकते हैं कि हमारे बीच में जब कोई मसला आएगा तो उस वक्त SBI का जो भी फ्रंट ऑफिसर होगा उसके पास जाएंगे। तो आप उसकी पोस्ट भी बता सकते हो और आप उसके नाम से भी उसको डिसाइड कर सकते हो। अब पॉइंट 2 पढ़ें। पॉइंट 2 इज अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर या अंपायर की जो अथॉरिटी है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, उसको कम नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं करेंगे अनलेस कि कोर्ट ख़त्म कर दे। अब पॉइंट 3 क्या है?
कि अगर केस पहले कोर्ट में शुरू हुआ था और बाद में इनको एहसास हुआ कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, आर्बिट्रेशन के पास, तो वो कोर्ट को इन राइटिंग कहेंगे कि हम आपसे केस निकाल के कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आर्बिट्रेटर के पास। उसके बाद कुछ पावर्स हैं, ये पढ़िएगा। ये हलफ ले सकता है, ये अवार्ड देगा, ये अगर उस अवार्ड में कोई क्लैरिकल मिस्टेक या एरर आ जाए उसको ठीक कर सकता है, और लोगों को इंटेरोगेट कर सकता है, उनसे इंक्वायर कर सकता है, उनसे पूछताछ कर सकता है। स्टेट अ स्पेशल केस फॉर द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, अगर इससे फैसला नहीं हो रहा तो ये अपना केस बना के किसको देगा, कोर्ट को देगा, जहां भी उसको लग रहा है कि यार कोई कम्प्लेक्स लॉ इन्वॉल्व हो गया है, और अगर इससे वो रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर वो अपना ओपिनियन किसको देगा, कोर्ट को, कि भाई आओ और आके फैसला करो, मेरे से ये फैसला नहीं हो रहा। दिस इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। याद क्या करना है, आर्बिट्रेशन अभी तक इतना उसने टेस्ट नहीं किया। क्या पूछे सिर्फ आज तक 4 पावर्स, यानी कि ये पावर्स उसने 2 दफ़ा पूछनी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा पूछेगा काफ़ी टाइम तक। अब वो आएगा इन रूल्स के अंदर या डेफिनेशंस के अंदर।